चलिए हम लोग शुरू करते हैं सेट नंबर 6 को। आज पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि उपमान, यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है कि उपमान और उपमेय के अभेद को क्या कहते हैं। उपमान और अपमेय के अभेद को क्या कहा जाता है, वो हम लोग से पूछा जा रहा है। तो अपमान और उपमेय के जो अभेद है उसे कहा जाता है रूपक अलंकार। क्या कहा जाता है? रूपक अलंकार, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन शब्दों में पूछा जा रहा है कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वह है। इसमें पूछा जा रहा है कि जिन शब्दों पर, यानी कि जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता वह क्या है, वह क्या है, यानी उसे क्या कहते हैं हम लोग। तो उसे कहा जाता है अवयव। उसे क्या कहा जाता है? तो अवयव कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यानी कि अवयव पे जो है वो लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पूछा जा रहा है कि तत्सम नहीं है, पूछा जा रहा है इसमें। तो आप लोग बताना है कि इसमें कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो इसमें जो है वो अंधेरा शब्द जो है इसमें वो तत्सम नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आप लोग बताइए कि अंधेरा जो शब्द है वो कौन सा शब्द होगा। तो अंधेरा शब्द जो है वो तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि के संदर्भ में असंगत युग्म का चयन कीजिए। संधि के संदर्भ में असंगत चुनना है, यानी कौन सा इसमें जो है वो असंगत है। तो पहला ऑप्शन है निह जोड़ चल, दूसरा है उज जोड़ लास, तीसरा है महा जोड़ औषधि और चौथा है मन जोड़ योग। तो कौन सा इसमें जो संयोग अति जो संधि विच्छेद किया गया है वो गलत है, यानी कौन सा इसमें गलत है वो हम लोग को बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है यानी कि मन जोड़ योग वो गलत है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक चिन्ह दिया गया है और पूछ रहा है कि इस विराम चिन्ह का नाम क्या है। यहाँ पे एक चिन्ह दिया गया है और पूछ रहा है कि इस विराम चिन्ह का नाम क्या है। तो इसका 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 नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम है प्रश्नवाचक, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। बताना है कि इसमें तद्भव शब्द कौन सा है। पहला है ग्राम, दूसरा है अश्रु, तीसरा है सूर्य और चौथा है माथा। तो बताना है कि इसमें कौन सा शब्द तद्भव है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि माथा। माथा जो है वो तद्भव है। ये माथा जो है वो इसका तत्सम रूप होता है मत्सक, सॉरी मस्तक। मस्तक से माथा बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्ता कारक के साथ ने चिन्ह का प्रयोग किस काल में नहीं होता है। कर्ता कारक के साथ ने चिन्ह का प्रयोग किस काल में नहीं होता है वो पूछा जा रहा है हम लोगों से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सामान्य वर्तमान में और भविष्यत काल में नहीं किया जाता, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधः जोड़ गति, यानी कि अधोगति किस संधि का उदाहरण है। अधः जोड़ गति यानी इसका हो जाता है अधोगति, ये किस संधि का उदाहरण है। तो ये जो है इसमें विसर्ग लगा हुआ है अधः में, ये दो ठो बिंदु जो लगा हुआ है इसको विसर्ग कहते हैं। तो एक किसका उदाहरण हो जाएगा? विसर्ग संधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है कि जिसके समान कोई दूसरा ना, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं एक शब्द में। तो उसको कहा जाता है कि अद्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण कौन सा है। बताना है कि इन चार ऑप्शन में कौन सा शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा का है उदाहरण है। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें जो शत्रुता जो है वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शब्द में
उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है वो बताना है हम लोग को। इसमें जो शब्द लिखा हुआ है पराजय, ओढ़ना, अपवाद और प्रभाव में कौन सा उपसर्ग, किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है वो बताना है हम लोग को। इसमें जो ओढ़ना है, ओढ़ना शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसोई घर, रसोई घर कौन सा तत्पुरुष समास है? बताना है कि रसोई घर जो है वो तत्पुरुष समास में भी कौन सा तत्पुरुष समास है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संप्रदान तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेषण की दृष्टि से, विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध युग्म पहचानिए, यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है अशुद्ध युग्म, यानी कि इसमें कौन सा जोड़ा अशुद्ध है, यानी कि पहला संज्ञा होना चाहिए और उसका विशेषण होना चाहिए, यानी कि बताना है कि इसमें कौन संज्ञा और विशेषण का युग्म अशुद्ध है इसमें। तो पहला है शिव और शिव से बनाया है शैव, दूसरा है भूगोल, भूगोल से विशेषण बनाया है भौगोलिक, तीसरा है आदर, आदर से बनाया गया है आदरणीय, और चौथा है अग्नि से आग बनाया गया है। तो इसमें बताना कि कौन सा अशुद्ध यानी कौन सा इसमें गलत जोड़ा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अग्नि से आग जो है ये जो जोड़ा है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन घोड़ा, घोड़ा शब्द का पर्यायवाची समूह कौन सा सही है? बताना है कि इसमें जो घोड़ा का सही पर्यायवाची शब्द का जो युग्म है यानी समूह है कौन सा सही है। तो इसमें सही जो पर्यायवाची शब्द है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अश्व है और तुरग, यानी कि अश्व का मतलब भी घोड़ा होता है का मतलब भी घोड़ा होता है और तुरग का मतलब भी घोड़ा होता है, यानी कि इसका सही पर्यायवाची शब्द समूह कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए। और विहग, खग और द्विज ये किसका पर्यायवाची शब्द है? तो पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। और यहाँ पे गज, हस्ती और कुंजर ये किसका पर्यायवाची शब्द है? तो हाथी का पर्यायवाची शब्द है। और यहाँ पे डी में है कि दिनकर, भानु और रवि ये किसका पर्यायवाची शब्द है? तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित वाक्यों में से अकर्मक क्रिया वाला वाक्य छाटिए, यानी बताना है इसमें अकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है इसमें वो बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं ये जो वाक्य है यहाँ पे वो कर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है वो बताना है हम लोग को। तो प्रत्येक शब्द में यन संधि होता है, प्रत्येक शब्द में यन संधि है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबोदर, लंबोदर शब्द का समास विग्रह करना है, यानी कि शब्द को तोड़कर बताना है कि इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका सही समास विग्रह होता है कि लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, यानी कि किसका उदर लंबा है? तो गणेश जी का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वह आप ही चला गया, वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? तो आप है। आप किस स्वर नाम का भेद है? आप जो है वो किस स्वर नाम का भेद है वो बताना है इसमें। तो आप जो है वो निजवाचक का है, किसका हो जाएगा? तो निजवाचक स्वर नाम का भेद है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि, यहाँ पे कवि शब्द लिखा हुआ है, तो कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है? सही कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप बताना है यहाँ पे। तो कौन सा इसमें जो सही कवि का सही स्त्रीलिंग रूप है? तो कवि का सही स्त्रीलिंग रूप होता है कवयित्री, कवयित्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में सही दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वागत, स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? बताना है कि स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो उपसर्ग जो है वो शब्द के शुरुआत में लगता है, तो बताना है कौन सा उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सु, इसमें स्वागत में सु उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी, पानी शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? पानी बताना है कि पानी किस संज्ञा का उदाहरण है। तो पानी जो है वो द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस शब्द में ईक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? बताना है कि
किस शब्द में ईक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। तो प्रत्यय जो है वो शब्द के अंत में जुड़ता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि समाज में ईक जुड़ा हुआ है तो बना सामाजिक, विज्ञान में ईक जुड़ा हुआ है तो बना वैज्ञानिक, नीति में ईक जुड़ा है तो बना है नैतिक, परलोक में ईक जुड़ा है तो बना हुआ है परलौकिक। तो बताना है कि इसमें कौन सा जो है वो ईक प्रत्यय नहीं हुआ है, इसमें ईक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परलौक में ईक प्रत्यय नहीं लगा हुआ। ये जो लिखा हुआ है वो गलत है, सही नहीं है इसमें ईक प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा वाक्य में कौन सा कारक है। तो पेड़ से पत्ता गिर रहा है यानी कि इसमें अलगाव का बोध हो रहा है। इसका सही इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा अपादान कारक, यानी इसमें अलगाव का बोध हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द युग में, यहाँ पे शब्द का जोड़ा दिया हुआ है, एक है अनल, दूसरा है अनिल, और इसका सही अर्थ बताना है। सही अर्थ भेद क्या है, यानी पहला अनल का सही अर्थ क्या होता है और अनिल का सही अर्थ क्या होता है। तो आप लोग को बता दें कि अनल 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 का अर्थ होता है आग और अनिल का अर्थ होता है हवा। अनल का अर्थ होता है आग और अनिल का अर्थ होता है हवा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची पहचानिए। यहाँ पे दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची शब्द पहचानना है, यानी कि यहाँ पे हम लोग बताना है कि नदी, नदी का सही पर्यायवाची शब्द इसमें कौन सा दिया हुआ। पहला ऑप्शन है सरिता, दूसरा है सुनीता, तीसरा है सरोज और चौथा है कविता। तो नदी का सही पर्यायवाची शब्द होता है सरिता। क्या होता है, सरिता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया, वाक्य में कौन सी क्रिया है। वाक्य में कौन सी क्रिया है, शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया में बताने कौन सी क्रिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये है, इसमें है सकर्मक क्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यथाशक्ति, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो इसमें होता है अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत जोड़ नति की सही संधि क्या होगी। उत जोड़ नति का सही संधि क्या होगा, यानी उत और नति जोड़कर कौन सा सही संधि बनेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत जोड़ नति मिलकर के बनेगा उन्नति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। इन चार ऑप्शनों में जो पहला ऑप्शन है कि लड़का, प्राण, पुस्तक और गाय, इन शब्दों में से कौन सा शब्द जो है वो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राण, यानी प्राण जो है सदैव बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिठास, मिठास शब्द, मिठास शब्द है, बताना है कि मिठास शब्द है क्या है। तो बताना है कि विशेषण है, कि जातिवाचक संज्ञा है, कि क्रिया विशेषण है, कि भाववाचक संज्ञा है। क्या है मिठास वो बताना है यहाँ पे। तो मिठास जो है वो भाववाचक संज्ञा, क्या है, भाववाचक संज्ञा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नवरत्न, नवरत्न में कौन सा समास है। नवरत्न में कौन सा समास है, तो नवरत्न में कौन सा समास होगा, नवरत्न में द्विगु समास होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे क्या कहते हैं। तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे कहा जाता है आस्तिक। क्या कहा जाता है, आस्तिक। और बताना है कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं नास्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नायक का संधि विच्छेद है, बताना है कि नायक का संधि विच्छेद कौन सा इसमें सही दिया गया है। तो नायक का सही संधि विच्छेद होता है नय जोड़ अक, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुढ़ापा, बुढ़ापा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बताना है कि बुढ़ापा शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो बुढ़ापा शब्द में पा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरज, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सूरज, सूरज शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो सूरज शब्द का यहाँ पे तत्सम रूप बताना है। तो सूरज, सूरज शब्द का तत्सम रूप होता है सूर्य। क्या होता है? सूर्य, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हे राम रक्षा करो, हे राम रक्षा करो वाक्य में कौन सा कारक है? हे राम रक्षा करो में बताना कि कौन सा कारक है। तो इसमें हो जाएगा संबोधन कारक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काला, काला विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पे काला जो है वो विशेषण दिया गया है। काला क्या है? तो विशेषण है। तो इससे बनने इससे भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो काला विशेषण से भाववाचक संज्ञा है, इसमें कौन सा सही है? काली होगा भाववाचक संज्ञा, की कालीमा होगा, कि कालापन होगा, बी और सी दोनों, यानी कि कालीमा और कालापन दोनों होगा, वो बताना है इसमें कि कौन सा सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी दोनों, यानी कि कालीमा भी हो सकता है भाववाचक संज्ञा और कालापन भी हो सकता है भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने उसे देखा था, मैंने उसे देखा था, यह वाक्य किस काल का है? मैंने उसे देखा था किस काल का वाक्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा कि यह पूर्ण भूत का है, पूर्ण भूत काल का उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीलकंठ, नीलकंठ शब्द में समास है विग्रह के आधार पर, इसको तोड़ करके बताना है कि नीलकंठ में कौन सा समास है। तो नीलकंठ को तोड़ने पर बनता है कि नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, यानी कि नीला है कंठ जिसका मतलब होता है यानी कि शिव जी, यानी कि शंकर भगवान को कहा जाता है, यानी कि यह किसका उदाहरण हो जाएगा? तो बहुब्रीहि समास का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुष्कर, दुष्कर शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दुष्कर शब्द में बताना है कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो दुष्कर शब्द में दुस उपकर लगा हुआ है, दुस उपसर्ग, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है? इसमें पूछ रहा है कि आकाश का पर्यायवाची नहीं पूछ रहा है, इसमें कौन सा इसमें आकाश का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें पहला ऑप्शन है व्योम, दूसरा है गगन, तीसरा है अंबर, चौथा है पावक। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन जो पावक ही दिया हुआ है, वो पावक ही जो है वो आकाश का पर्यायवाची नहीं है। जो पावक जो है वो आग का पर्यायवाची होता है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर डी, पावक जो है वो आग का पर्यायवाची शब्द है, आकाश का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है? एक कोष्टक में जो दिया हुआ है यहाँ पे, इसका नाम पूछ रहा है कि इसका नाम क्या है इस चिन्ह का, इस चिन्ह का नाम बताना है। इसका नाम होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक, यानी विस्मय बोधक जिसको कहा जाता है, विस्मय बोधक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अपना सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा क्या है? अपना जो है यहाँ पे सर्वनाम दिया हुआ, उससे भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो अपना से कौन सा भाववाचक संज्ञा बन सकता है अपना सर्वनाम से? तो इससे सही भाववाचक बनेगा अपनत्व और अपनापन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौराहा, चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा में, चौराहा शब्द में पहला, पहला जो है उसमें चौ लगा हुआ है, चौ का मतलब होता है चार, यानी कि पहला शब्द इसमें संख्यावाचक है, इसलिए किसका उदाहरण हो जाएगा? तो ये द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। इसमें पहला पद क्या है? संख्यावाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्याचार, अत्याचार में उपसर्ग है, बताना है कि अत्याचार में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि अत्याचार में अति उपसर्ग लगा हुआ है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लड़का, कि लड़का शब्द का बहुवचन रूप होगा। यहाँ पे बताना है कि लड़का शब्द का सही बहुवचन क्या होगा? लड़कों होगा, लड़के होगा,
लड़काएं होगा या लड़कों होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका सही बहुवचन होता है लड़के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पढ़ाई, पढ़ाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो बताना है कि पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें वो पूछा जा रहा है इस यहाँ पे। तो पढ़ाई में यहाँ पे आई प्रत्यय लगा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि य, र, ल और व किस प्रकार का व्यंजन है? बताना है कि य, र, ल, व किस प्रकार का व्यंजन है? तो य, र, ल, व जो है वो अंतस्थ व्यंजन का, अंत्यस्थ व्यंजन है, यानी कि अंत्यस्थ व्यंजन का उदाहरण है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथार्थ, यथार्थ का सही विलोम शब्द है, यानी कि यहाँ पे यथार्थ शब्द दिया हुआ, इसका विलोम शब्द यानी कि इसका उल्टा शब्द पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि यथार्थ का विलोम होगा काल्पनिक यानी आदर्श। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वचन किसका बोध कराता है? वचन किसका बोध कराता है? तो वचन जो है वो प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध कराता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेरणार्थक क्रिया का सही उदाहरण है। यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रेरणार्थक क्रिया का सही उदाहरण कौन सा है? प्रेरणार्थक क्रिया का सही उदाहरण है, यानी कौन सा शब्द इसमें जो है वो प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है? यानी पहला ऑप्शन है पढ़ना, दूसरा है लिखना, तीसरा है लिखवाना, यानी कि और चौथा है चलना। तो प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब होता है किसी को प्रेरणा देकर किसी से कोई चीज करवाना, यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है यानी लिखवाना, यानी लिख नहीं रहा है वो, किसी लिखवा रहा है, यानी किसी को प्रेरणा दे रहा है कि लिखो। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी किसी से लिखवा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थी, यहाँ पे दिया हुआ कि विद्यार्थी, विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है? विद्यार्थी शब्द में यहाँ पे बताना है कि कौन सी संधि है। तो विद्यार्थी शब्द में दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाप पुण्य समस्त पद में कौन सा समास है? कौन सा समास है? तो यहाँ पे पाप और जो पुण्य दिया हुआ है, यानी कि पाप का उल्टा क्या होता है? पुण्य। तो जब भी ऐसा शब्द है एक दूसरे का अपोजिट वाला, तो जो अपोजिट वाला जो शब्द होता है वो हमेशा किसका उदाहरण होता है? तो ये जो होता है वो द्वंद्व समास का उदाहरण होता है, यानी कि पाप का उल्टा पुण्य होता है, यानी पाप और पुण्य किस समास का उदाहरण हो जाएगा? ये द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। जैसे कि माता और पिता, यानी एक दूसरे का अपोजिट, तो माता और पिता भी किसके उदाहरण हो जाएंगे? तो द्वंद्व समास के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपेक्षा, अपेक्षा और उपेक्षा शब्द युग्म का सही अर्थ है, यानी अपेक्षा और उपेक्षा का सही अर्थ पूछ रहा है कि अपेक्षा का सही अर्थ क्या होता है और उपेक्षा का सही अर्थ क्या होता है, वो पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो अपेक्षा का सही अर्थ होता है तुलना में, और उपेक्षा का अर्थ होता है निरादर करना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगन्नाथ, यानी जगत प्लस नाथ शब्द किस संधि का उदाहरण है? बताना है कि जगन्नाथ जो है वो किस संधि का उदाहरण है? तो जगन्नाथ जो है वो व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? व्यंजन संधि का, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कम बोलता हो के लिए एक शब्द है, यानी कि जो कम बोलता है उसे एक शब्द में हम लोग क्या कह सकते, क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है मितभाषी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और जो बहुत बोलता है, वो ज्यादा बोलता है जिसे, उसे कहा जाता है वाचाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही शब्द, दही शब्द का लिंग निर्णय कीजिए। लिंग निर्णय करना है दही का, यानी कि बताना है कि दही जो है वो दही कौन सा लिंग का उदाहरण है, यानी कौन सा लिंग है दही? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि नपुंसक लिंग है कि उभयलिंग है, वो बताना है यहाँ पे। तो बता दें कि दही जो है वो पुल्लिंग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसने टेढ़ी चाल चली, उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? बताना है कि उसने टेढ़ी चाल चली में कौन सा कारक है? तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? इसमें कर्ता कारक है, का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। किस बताना है कि यहाँ पे जो 4 वाक्य दिया हुआ है उसमें बताना है कि किसमें सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। पहला है आज बरसात होगी, दूसरा है कि मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, तीसरा है घर का काम कर लो, और चौथा है कि सीमा और रीमा बहनें हैं। तो बताना है कि इसमें किसमें सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। अब वो बता दें कि ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे दिया हुआ है मैं, तो मैं जो है इसमें सर्वनाम ही है, जिसमें मैं सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए उसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। यहाँ पे बताना है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन है सर्वनाम के 6 भेद। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है निजवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, और छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महर्षि, यहाँ पे दिया हुआ है महर्षि शब्द का संधि विच्छेद है। मैंने पूछा है कि महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो इसका सही संधि विच्छेद होता है महा जोड़ ऋषि, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजीवन, यहाँ पे दिया हुआ है आजीवन शब्द में कौन सा समास है। पूछ रहा है कि आजीवन शब्द में जो है वो कौन सा समास है। आजीवन, इसमें कौन सा समास हो जाएगा, और अव्ययीभाव समास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुज, यहाँ पे दिया हुआ है कि अनुज, अनुज का विलोम शब्द है, यानी अनुज का उल्टा पूछ रहा है कि यहाँ पे अनुज का उल्टा क्या होगा। अनुज का मतलब होता है, अनुज का मतलब होता है छोटा, अनुज का मतलब होता है छोटा, तो यहाँ पे अनुज का सही उल्टा क्या हो जाएगा, अग्रज। तो अग्रज मतलब क्या होता है, बड़ा। अनुज का मतलब छोटा और अग्रज का मतलब बड़ा, अनुज का उल्टा अग्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है। बताना है कि लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो लेखक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो लेखक में अक प्रत्यय लगा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाक्य शुद्धि, सही वाक्य का चयन करें। वाक्य शुद्धि यानी कि सही वाक्य का इसमें हम लोग को चयन करना है। पहला है कि मुझे एक फूलों की माला चाहिए, दूसरा है कि मुझे फूलों की एक माला चाहिए, तीसरा है कि फूलों की माला एक मुझे चाहिए, और एक माला चौथा ऑप्शन है कि एक माला फूलों की मुझे चाहिए। बताना है कि इसमें कौन सा वाक्य जो है वो सही लिखा गया है, वो बताना है हम लोग को। तो इसमें ये जो लिखा हुआ है कि मुझे फूलों की एक माला चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा हुआ है कि मुझे फूलों की एक माला चाहिए, ये जो लिखा हुआ है वो सही है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, तो गद्यांश को आप लोग सही से पढ़ लीजिएगा, और सही से पढ़ करके उसको खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, और बना करके आप लोग यहाँ से मिलाइएगा। चलिए हम आप लोगों को इसका सही आंसर बता देते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि गद्यांश के अनुसार व्याकरण की तुलना किससे की गई है। तो गद्यांश के अनुसार बताना है कि व्याकरण की जो तुलना है वो किससे की गई है। तो किससे की गई है, तो व्याकरण की जो तुलना है वो समाज के संविधान और कानून से की गई है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्याकरण का मुख्य कार्य क्या है। बताना है कि व्याकरण का मुख्य कार्य क्या होता है। गद्यांश के अनुसार है तो व्याकरण का मुख्य कार्य क्या होता है, भाषा को शुद्ध और सुनिश्चित रखना, भाषा को शुद्ध और सुनिश्चित रखना, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लड़की जाता है, यह वाक्य किस दृष्टि से अशुद्ध है। बताना है कि लड़की जाता है जो है वो वाक्य के किस दृष्टि से अशुद्ध है, यानी किस दृष्टि से यह गलत लिखा हुआ है। तो पहला ऑप्शन है कि शब्द चयन की दृष्टि से गलत लिखा हुआ है, कि लिंग और क्रिया के अन्वय की दृष्टि से गलत लिखा हुआ है, कि विराम चिन्ह की दृष्टि से गलत लिखा हुआ है, कि स्वरनाम की दृष्टि से गलत लिखा हुआ है। तो ये जो है वो लिंग और क्रिया के अन्वय के दृष्टि से गलत लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि परिष्कृत परिष्कृत शब्द का गद्यांश के संदर्भ में क्या अर्थ है। यहाँ बताना है कि परिष्कृत जो शब्द है वो गद्यांश के अनुसार इसका सही अर्थ क्या होगा, वो बताना है हम लोग को। तो इसका सही अर्थ होता है कि शुद्ध और मांझना, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार विचारों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करने के लिए क्या अनिवार्य है। यहाँ पे बताना है कि लेखक के अनुसार अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए क्या अनिवार्य है, यानी क्या होना आवश्यक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्याकरण का अध्ययन। अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए व्याकरण का अध्ययन होना जरूरी है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। तो आज हम लोग सेट नंबर 6 के 70 क्वेश्चन को देख लिए हैं। तो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहीं पे कुछ गलती हो जाता है तो इसके लिए ज़्यादा पैनिक नहीं होइएगा। तो ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।